जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाजरीन, आपको पता है कि मुसलसल हमारा 4 साल से सफ़र है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किसी सिटी कभी किस शहर, और एक माह से हम नवाबशाह, शहदादपुर या सागड़ या खिपरो या उसके करीब मीरपुर खास या उसके करीब यूसी टाउन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मेंबर, बारी बारी हम आपसे गुफ्तगू कराते हैं। तो आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको गुफ्तगू कराते हैं जिसकी फैमिली प्रोफाइल इतना बड़ा है कि मैं वो उसकी ज़बानी भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आपने सुना है कि शख्सियत का जो किरदार होता है वो इस दुनिया में बड़ी अहमियत रखता है। तो ऐसी एक अलसादात शख्सियत से कनेक्टेड है नौजवान शख्सियत और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर नादिया अली शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे, उस पर संग तरफ करें गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर, मेरे आने का मकसद ये होता है कि मैं उस नोटेबल शख्सियत से कनेक्टेड जो भी सियासी, समाजी या ख़ानदान के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो दुनिया के नक्शे पर लेकर आता हूँ। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताएं कि फैमिली के बारे में आप ये बताएं कि ये जो दरगाह है, इस दरगाह की थोड़ी सी हिस्ट्री जो लोग जानते हैं और जो जानना चाहते हैं, तो काइंडली वो थोड़ा हमें बताएं। सर, इस दरगाह की जो हिस्ट्री है वो एक हिसाब से देखा जाए तो 1192 हिजरी में जो अब्दुल रहीम गिरोड़ी थे उनकी शहादत, सही, ठीक है, उनकी शहादत तक पहुंचने के लिए उनका जो सफर था वो उनका बचपन से ही शुरू था। सही, बचपन से उन्होंने इधर अगर हम चोटियारियों की तरफ जाएं, हाँ, तो एक अपना मियां मोहम्मद मुबीन कीरियो के नाम से एक चल रहा था मदरसा। बिल्कुल जी, तो उधर वो उन्होंने अपनी पहले बचपन की जो भी तालीम हासिल की, उधर से वो निकल के वापस जब अपने ओल्ड मीरपुर की तरफ आए, हाँ हाँ, तो उधर से उनको एक जैसे मुसाफिर मिला, एक जैसे इत्तेफाक होते हैं, उधर से वो निकले, उन्होंने अपना सफर शुरू किया, गए वो बदीन की तरफ, लुआरी शरीफ, मालिक सुल्तान औलिया। बिल्कुल बिल्कुल। उधर जाके उनसे जब उनकी गुफ्तगू हुई, उनको उन्होंने किया मुर्शिद। सही, उनको मुर्शिद करके जब वो वापस आए अपना दरगाह गिरोड शरीफ की तरफ, सही, गिरोड दरगाह तो थी नहीं पहले, बिल्कुल सही, इधर उनको जगह एक मिली हुई थी, उधर बैठ के वो करते थे इबादत। बिल्कुल सही। तो इधर से अब उन्होंने अपना काम, एक दीनी सफर शुरू किया अपना। सही, फिर उसके बाद करते करते जब मालिक सुल्तान औलिया इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो फिर उनकी औलाद का गादी नशीनी का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो उसमें गिरोड़ी साईं गए थे उधर, और उनका एक मेजर रोल है कि जो दूसरे कुछ लोग आके बैठना चाह रहे थे गादी पे, सही, उनको हटा के जो मालिक सुल्तान औलिया के फर्जंद थे उनकी सबसे बैत करवाई और उनका गादी नशीनी का सिस्टम शुरू हुआ। सही, फिर वो वापस इधर आए, इधर से उनका फिर अछड़ोथर की तरफ जंग का, हाँ बिल्कुल, जिहाद का काम उन्होंने इस्लाम के लिए शुरू किया। उसमें उनकी उधर शहादत हुई। अच्छा, अछड़ेथर में सही, तो उधर शहादत हुई। तो उधर जो उनके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपको हम कहाँ दफन करें, तो उन्होंने बोला मुझे मेरी ऊंटनी पे रख दो, जहां वो आके बैठे मुझे वहां दफन करना। अच्छा, अब वो अछड़ेथर से ऊंटनी निकली है, वो आके इधर इस धड़े पे बैठी है, तो इधर उनको गुस्ल देके दफन किया। और 1192 से फिर इस दरगाह की हिस्ट्री शुरू हुई, विच इज अराउंड 253 इयर्स अगो। अच्छा, 254 इयर्स पहले उनकी शहादत हुई, और फिर वो इधर उनकी पहले जगह बनी। हाँ, अब हम लोग हैं सिंधी जो होते हैं वो थोड़ा मंजर कशी के बहुत शौकीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम बोलते हैं ना कि 1192 हिजरी में शहादत हुई और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, तो लगता है एकदम दरगाह फौरन बन गई। सही, जो हकीकत है वो ये है कि उधर पहले उनकी जगह थी, उसकी देखभाल जो है शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी की थी 2 बेटियां। बिल्कुल, उन्होंने उनकी शादियां कराई थी सादात हमारी फैमिली में। अच्छा जी, सही, ठीक है। अब शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी ने अपनी जात कहीं जाहिर नहीं की, सही, पर उन्होंने अपनी किताब में एक चीज जरूर बोली, ठीक है, कि जब उनकी बेटियों का रिश्ता हमारी फैमिली में हुआ, तो वो खुशी से उठे और खुशी से उठ के उन्होंने बोला कि आज मैं अपनों से मिल गया। वाह। फिर उसके बाद अब जानते थे बुजुर्ग लोग, तो वो जानते थे कि बिल्कुल खुशबू को पहचान जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इधर से फिर गादी नशीनी का सिलसिला शुरू हो गया। गादी नशीनी का सिलसिला कैसे, जो मेरे बड़े थे जी जी, जिनको उन्होंने बेटी दी थी,
कुतुब शाह उनका नाम था। सही। उन्होंने क्या किया, वो इधर आके फिर इनकी जो जगह थी उसकी सफाई और ख्याल रखना, कोई बंदा है उसको बताना कि भाई ये अब्दुल रहीम गिरोड़ी, क्योंकि वो एक नामी गिरामी बिल्कुल शख्सियत बिल्कुल सही। थे। उधर से जब शुरू हुआ, लोग आना शुरू हुए, उनकी जियारत करते थे। करते करते जो मीर फैमिली है, टालपुर फैमिली, सही। वो भी उनके बहुत करीबी रहे थे। ठीक है। जब वो इधर आए और उन लोगों ने देखा ये सारा सिस्टम, तो इधर से उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की, रोजा बना। माशाल्लाह। हुकूमत में भी थे, बिल्कुल हुकूमत में भी थे, ठीक है, टालपुर में थे, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन शुरू की। और आज जो करते 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 वक्तन बा वक्तन इस दरगाह ने अपनी कंस्ट्रक्शन जिस वक्त के मुताबिक उस वक्त से अपना कंस्ट्रक्शन हुई है, और आज हम इस रूप में इस दरगाह को देखते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, सियासत की तरफ कैसे आना हुआ? सर सियासत की तरफ मैं होता था कराची में। ठीक है। उधर हमारा था कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा, हमारी फैमिली में हमेशा एक चीज पे रुझान रहा है कि पढ़ाई करनी है, एजुकेशन। नौकरी करो ना करो, पढ़ाई जरूर करो ना करो, पढ़ाई। मुझे मेरे बाबा ने शुरू में ही बोला कि पढ़ाई तुमसे मैं करवा रहा हूँ, नौकरी के लिए नहीं, शऊर के लिए। सही, ताकि आप दुनिया को जान सको, चल सको दुनिया, चल सको दुनिया में, अपना मकाम बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उधर से पढ़ाई का जो सफर था वो हमने कराची में, कुछ टाइम मैं इधर भी रहा था, फिर कराची में पढ़ाई अपनी कंटिन्यू की। उधर से फिर जब 2020 में हम इधर आए, तो 21 में मेरी शादी हुई है, और 22 के स्टार्ट में मीर मुनव्वर टालपुर साहब इधर आए। वो लंदन में होते थे, जब वो इधर आए उनको पता चला शादी हुई है, तो वो मुबारकी देने आए। वो बाबा से बहुत क्लोज रहे हैं, फैमिली से हमेशा वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुबारकी दी, मुझसे बातचीत हुई उनकी थोड़ी, फिर बाबा आए। बाबा जब तक आए मेरी उनसे कचहरी चल रही थी। उन्होंने बाबा को बोला ये इसको तुमने कहाँ रखा होता, तो वो तो कराची होता था पढ़ाई के हिसाब से। बिल्कुल सही। ठीक है, आसिफ शाह इसको अब हमने सियासत में लाना है। सही। ठीक है, उधर से मीर साहब तो फिर उसके बाद फिर से अपने कामों में। अब इलेक्शन जब करीब आने लगा, सर्दियों का टाइम था, बिल्कुल सर्दियों का टाइम था, तो बाबा के एक और दोस्त हैं, एमपीए अभी हैं, वो जुल्फिकार शाह साहब, बेहतरीन शख्सियत। बिल्कुल 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 सही। वो शाह साहब उनको उनके लिए दावत इधर रखी थी। सही। मच कचहरी थी जिसमें वो इधर उस टाइम पे भी वो एमपीए शिप पे थे। बिल्कुल आए इधर लोगों से मिलना, काम वाम जो भी लोगों के बातचीत करना, और खुली कचहरी रखना। सही। उसमें वो आ रहे थे, तो उनको वेलकम करने के लिए मैं उताक के गेट पे था। तो अभी वो गाड़ी से सिर्फ उतरे और उन्होंने मुझे यूं हाथ से पकड़ा है और बोला है कि बेटा टिकट डिस्ट्रिक्ट का तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें उस पर खड़े होना है। वाह। और मुझे तुम मना नहीं करोगे? मैं चाचा आपको मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि वो हीरा पहचानने में गलती तो नहीं कर सकते ना। तो मैंने बस बोला उनको बिल्कुल जी, जो हुक्म। फिर उसके बाद वो उनको हम लेकर आए इधर, बॉनफायर हमारी मच कचहरी अच्छी खासी चली। फिर खाना वाना उसमें उन्होंने बाबा से कुछ जो उनकी गुफ्तगू होनी थी। बहरहाल जैसी वो इवेंट खत्म हुआ, हम लोग अंदर गए हवेली की तरफ। तो बाबा ने उधर जिक्र किया कि बेटा डिस्ट्रिक्ट का टिकट तुम्हें मिल रहा है, खड़ा होना पड़ेगा। मीर मुनव्वर साहब ने तो बोला है, साईं जुल्फिकार शाह ने भी बोल दिया। सही। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इधर से मेरा सियासी सफर शुरू हुआ। आपने सियासत में डिस्ट्रिक्ट मेंबर से। अच्छा, सियासी सफर कैसा रहा? मतलब आप कैसे फील करे डिस्ट्रिक्ट मेंबर? सर मैं कहता हूं कि हमारी जो फैमिली है, उस फैमिली पे एक चीज तो डेफिनेट है। सही। हमें विरसे में जमींदारी या राजभाग या कोई शय मिले ना मिले, या मुरीदारी मिले ना मिले, ठीक है, एक चीज हमें हमारे विरसे में मिलती है। सही। वो है खिदमत खल्क। माशाल्लाह। और वो हमारे पास कुर्सी हो या ना हो, वो करते रहते, वो करनी ही करनी है। सही। तो सियासी सफर में मुझे इस सीट ने हेल्प इस तरीके से किया कि जो भी लोग थे वो मुझसे खुद आके उन्होंने चीजें बताई, अपने मसले शेयर किए, और उन चीजों को फिर सॉर्ट आउट करने में जिस चीज के लिए हम कुर्सी पे आए, तो इस चीज में सियासी सफर ने मुझे बहुत एक मदद भी की। और उसके बाद हमारे साथ जो मीरपुर खास की काबीना, साईं जुल्फिकार शाह, पीर आफ्ताब शाह, मीर मुनव्वर साहब, गुलाम कादिर मरी साहब, तो ये तो सब हमें ऐसे मिल गए, ये हमारी लक समझो एक हिसाब से खुल। बिल्कुल, ये बड़ी शख्सियत है जिसका आप जिक्र हरी राम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारे मुल्क में एक
इशू चल रहा है मंशियात का, जी 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 नौजवान नस्ल बिल्कुल उसमें खत्म होता जा रहा है। ये खत्म तो छोड़े, लेकिन कंट्रोल ना होने की वजूहत क्या है? सर, असल में जो बुराई होती है ना, हम्म, बुराई को आप जितना कंट्रोल करोगे, बंद करोगे, आप फर्ज करो एक बुराई को बिल्कुल बंद कर दो, सही। आपको कुछ ही टाइम में उससे बुरी और उससे बड़ी बुराई निकल के जाहिर हो जाएगी आपके माशरे में। बिल्कुल सही। और इस चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और शऊर से, जबरदस्त। क्योंकि बुरा इंसान अपना काम नहीं छोड़ेगा। काम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें वो अपने जो आगे आ रहे हैं, जो औलाद आ रही है, उसको हमें इतना शऊर देना है कि भाई उसको सही और गलत का फैसला करने का शऊर हो, और वो फिर गलत चीजों में ना पड़े, हमेशा सही चीज की तरफ। अच्छा सर, आप मुझे पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट मेंबर मिले हैं, जी क्योंकि मैंने 400 से ज्यादा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मेंबर से मैंने इंटरव्यू ली है जी जी 3 साल में। अच्छा सर, बल्दियाती निज़ाम जी जी नाकामी की वजह आप किसको ठहराएंगे, चेयरमैन को, बजट को, या पावर को? सर, मैं इस चीज में कभी भी जो सीट पे बैठे हुए हैं ना, सीट पे बैठने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि हमारा जो मुल्क है ना, उसमें इतने फंड्स ही नहीं है कि हम उस चीज को पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज और उसको यूटिलाइज कर सकें। सही। जैसे मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर का फंड आता है ईयरली मीरपुर खास में खींच खींच के 30 to 35 लाख सही। पर मेंबर। मेरे पास 6 दे हैं, सही। ठीक है, 6 देवों को 30 to 35 लाख पर ईयर कोई आप काम नहीं करवा सकते। कायम नहीं कर, जबरदस्त आपने आपको अच्छी चलाना है किस्सा, सही। हाँ, उसमें आपके साथ मीर अनवर जैसे चेयरमैन हो तो आपको बजट बढ़ा के भी दे देते हैं, जबरदस्त। वो बिल्कुल। अपने स्पेशल बजट में से ग्रांट्स भी लेके ग्रांट्स दे भी देते हैं, दे के देते हैं, तो फिर काम करवाना है, काम करा। उसमें थोड़ी बहुत टेक आ जाती है। बाकी जब तक हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो है ना सर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक हमारे पास टैक्स कलेक्शन सही नहीं है। सही, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, क्योंकि ये ऑडिट। हम अभी तक उसी पुराने दौर पे चल रहे हैं। सही। जैसे एक अल्फाज है ब्लैक मार्केट, हाँ। ब्लैक मार्केट अल्फाज को हम बहुत बुरा समझते हैं। ब्लैक मार्केट अल्फाज बुरा है, पर उसके पीछे जो बुराई है उसको हम नहीं समझते कि वो इसलिए बनती है जब हम अपने किसी एक मार्केट को रेगुलराइज नहीं करते, उसको इनवॉइसेस पे नहीं लाते, उसकी हिसाब किताब पे नहीं, नहीं ऑडिट पे नहीं लाते, ऑडिट पे तो नहीं लाते, हाँ, तो तो बनती है ब्लैक मार्केट। तो बिल्कुल ही सर, ये ब्लैक। सर, हमारे पास हर वक्त किसी के पास कुछ हो ना हो, गरीब से अमीर इंसान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सही। कोई अपनी छत बनवा रहा है, कोई अपना कमरा बनवा रहा है, कोई बंगले बनवा रहा है, कोई महल बनवा रहा है। सर, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर पूरा हमारे पाकिस्तान में अनसुपरवाइज जा रहा है। सही, बिल्कुल सही। इस एक चीज को आप टैक्स लगाओ, टैक्स भी जुल्म वाला नहीं, हाँ, सिर्फ उनकी कंपनी रजिस्टर हो के जो उनकी पेमेंट्स आ रही हैं वो उस पे टैक्सेस, इनकम टैक्स हो गया, वो जनरेट बिल्कुल। आप इधर से हम निकलते हैं, मेरे गांव से लेके मीरपुर खास तक के रास्ते में आपको टावर्स मिलेंगे, सही। आपको शॉप्स मिलेंगी, आपको इतनी जगह मिलेंगी जहां पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। इस हद तक वो जो बोर्ड लगा हुआ है ना शॉप पे, उस पे भी टैक्स होता है, बिल्कुल, वो भी कलेक्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर हम वो टैक्स कलेक्शन पे और वजन लाएं और वो टैक्स कलेक्शन शुरू करें, सही। अवाम गरीब है मानते हैं, बिल्कुल पर सही। वो अवाम गरीब फिर उसके बाद एक और चीज बोलती है कि इनको तो हमने वोट ला के खड़ा किया, इन्होंने हमारे ऊपर और खर्चे दे दिए। सही। वो ये नहीं समझते कि ये खर्चे आज अगर हम पे लागू होते हैं तो अगली जनरेशन बहुत खुश रहती है, आपका मुल्क सुधरता है। छोटे पैमाने से शुरू करें, सही। नेशनल लेवल तक आप टैक्स कलेक्ट करो, सही। आपको लग पता जाए कि हम बोलते हैं हमें फैसिलिटीज चाहिए, यूके की फैसिलिटी चाहिए, यूएस की फैसिलिटी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। आपको ये अंदाजा है उनकी इनकम टैक्स कितनी है, कितने हाई परसेंटेजेस हैं बिल्कुल। उनके? 30-35% इनकम, आप उधर $100 कमाओ, $30-35 आपके इसलिए तो लोगों की इकोनॉमी बेहतर है, इकोनॉमी बेहतर है, उनको मुल्क ने फैसिलिटी दी हुई है, मुल्क फैसिलिटीज दी हुई है। आप बीमार हो आपका मेडिकल चेकअप फ्री हो जाता है, बिल्कुल सही है। आपके टैक्सेस पूरे भरे हुए, आपकी इनकम कम हो गई है ना, फर्ज करें तो आप उधर जाके ऑफिस में दिखाओ मेरी इनकम कम हो गई है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो आपको आपके टैक्स रिटर्न्स देते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा, वो मुझे बहुत अच्छे जवाब मिल रहे हैं जी। ये मेरा ख्याल है कि मुझे 1 माह में से 3 ऐसे नाइस बंदे मिले हैं पढ़े लिखे, जो बेहतरीन, दिल कह रहा है कि मैं इंटरव्यू को बढ़ाऊं। जी जी जी। तो ये जो यहाँ के लोकल यूसी चेयरमैन हैं,
जिनको हर माह 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जी अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख बन रहे हैं एक ईयर्स के। एक साल की। जी अगर हम 5 साल की कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे ख्याल है 6 करोड़ बन जाते हैं, 6 से ऊपर बन जाएंगे। ऊपर से जी बना। जी मेरा जी ख्याल जी में 6 सॉरी। हाँ, मेरे ख्याल में 6 करोड़ में एक यूसी का चेयरमैन वो फैसिलिटीज दे सकता है अपनी यूसी में जो बिल्कुल उसे सर, देनी दे चाहिए, सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी जीरो 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 चीज। सर देखें, 6 करोड़ एक टेन्योर में बड़ी अमाउंट है यूसी बड़ी- चेयरमैन के लिए। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। सिर्फ 5 से 6 7 दे देखिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पर उसके साथ उसको एक और चीज भी देखनी है। सही जैसे इधर हमारे गांव में यूसी ऑफिस है, सही। यूनियन काउंसिल ऑफिस जो है, उसमें आपको एक क्लर्क रखा आपने, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने क्लर्क के बाद आपने जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, आपने माली, आपने चौकीदार, और उसके बाद आपने नौकरियां ये सारी लगाई। आपको उनकी सैलरीज देनी है, सही, मिनिमम वेज से तो ऊपर ही देनी है, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आपका हर महीने ऑडिट होता है। अब वो 10 लाख सैलरीज में और हर चीज में करके उसमें से चलो आप निकाल लो 3-4 लाख मैक्सिमम, ठीक है, ऑडिट वॉडिट हर चीज होगी। उसके बाद भी 5 से 6 लाख आपको सिर्फ तरक्याती कामों के लिए बचते हैं। बिल्कुल तरीका नहीं है, मसला ये। सही। मैनेजमेंट अगर आपके बजट की हो ना, तो आप उस बजट को इस तरीके से चला सकते हो कि आप हर चीज को कवर कर सकते हो। बिल्कुल 4-5 माह की कैलकुलेट करके 40-50 लाख रुपए करके एक बड़ा इज्तिमाई काम दे। बिल्कुल आप एक वार्ड से काम शुरू करें, दूसरे वार्ड, तीसरे वार्ड। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सर, सियासी फॉलो किसको करते हैं आप? सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो की आइडियोलॉजी। सही, रोटी कपड़ा मकान। जबरदस्त। अब इधर आगे लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, आज तक इसी का नारा लगा है। सही। तो अगर हम भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी देखें, जबरदस्त, तो वो रोटी कपड़ा मकान, ये खाने वाली रोटी, पहनने वाला कपड़ा और रहने वाला मकान नहीं है। सही। उन्होंने बोला पाकिस्तान एक इन 3 चीजों पे चल सकता है, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। जबरदस्त। रोटी एग्रीकल्चर, बिल्कुल, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जबरदस्त। मकान कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। अच्छा, इसे रिमाइंड करें सर, आपने ऐसी नॉलेज दी इन लोगों को। जी। रोटी मीन्स एग्रीकल्चर, जी। कपड़ा मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मकान कंस्ट्रक्शन। जबरदस्त। ये भुट्टो का यही था। जी, हमने आज उसको छोटा बना दिया है। रोटी खाने वाली, कपड़ा पहनने वाला, मकान रहने वाला। नहीं नहीं, वो उनकी आइडियोलॉजी, वो बहुत आगे की सोच रखते थे। जबरदस्त। उनको मुल्क बनाना था। इस चीज को अगर हम समझें और इस चीज पे हम सब ऑपरेट करें तो आपका मुल्क बन जाता है, वाकई बन जाता है। बिल्कुल, अगर हम इन तीनों चीजों पर तवज्जो दें, शुरू करें तो बेहतर। जबरदस्त सर, आपने हमें टाइम दिया। और मैं ये कहूंगा कि लास्ट में आप यहाँ के यूसी की आवाम के लिए थोड़ा सा मैसेज दे दें, स्पेशली नौजवानों के लिए जो अपने वे से हट चुके हैं। सर, मैं यूसी नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन पे, अपने बच्चों को एजुकेशन पे फोकस कराओ। आप सही गलत की उनको पहचान दो। आप एजुकेशन नहीं उनकी अफोर्ड कर सकते, आप गवर्नमेंट स्कूल्स तक भी जाओ, आप अप्रोच करो। एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया, उसको अप्रोच करो। और अपने माशरे में अगर आप कुछ चीज गलत देखते हो, मैं मुसलमान हूं, मुझे ये बताया गया है कि अगर आप कोई चीज गलत देखते हो, उसका कुछ कर नहीं सकते, तो उस पर बोलो भी सही जरूर। एटलीस्ट आप उस पर बात करो। ये भी एक किस्म का जिहाद है। नशे से बचें। नशे ने इस पाकिस्तान को बहुत नीचे तक गिरा दिया। और इस चीज को समझें कि आजकल की जंगें मिसाइलों से नहीं होती, आजकल की जंगें होती हैं आप अगली जनरेशन को तबाह कर दो नशे में डाल के। तो ये जो लोग चला रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन तो हैं, वो आपके सबके दुश्मन है। उन चीजों से बचें। जबरदस्त, थैंक यू नाज़रीन। आपने देखा कि आज नोटेबल शख्सियत से हमने ऐसे ऐसे सवाल किए और उम्मीद है कि आप भरपूर मजा भी ले रहे थे, क्योंकि जिस सवाल का मुझे जवाब मिल रहा था, परफेक्ट बेहतरीन जवाब मिल रहा था। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।